होगा कि जब भी परमाणु यानी एटम की बात की जाती है तब हमें कुछ इस तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। पर क्या एटम सच में ऐसा है? आज की इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से एटम की संरचना के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि समय के साथ कैसे वैज्ञानिकों ने एटम को समझा। तो एटम शब्द असल में ग्रीक भाषा के शब्द एटोमोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके। 19वीं सदी के प्रारंभ में जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने बहुत सारे प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला कि एटम किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कोई भी चीज एटम से मिलकर बनी होती है और ये एटम्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनका भार अलग अलग होता है। अब आते हैं सन 1897 में जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ग्लास ट्यूब ली और उसमें से बहुत सारी हवा खींच के निकाल दी और ट्यूब के एक सिरे पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। अब उन्होंने ट्यूब के अंदर इस तरह से दो मेटल की प्लेट लगाई। इस प्लेट को कैथोड कहते हैं और इसे एनोड। इसके बाद उन्होंने दोनों मेटल प्लेट को इस तरह से बैटरी से जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकने लगी। इसका मतलब कि निगेटिव छोर से जुड़ी प्लेट यानी कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल के पॉजिटिव छोर की तरफ जाते हैं और इस छेद से होते हुए फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर पड़ते हैं। इन पार्टिकल्स को कैथोड रे का नाम दिया गया था क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि ये असल में क्या है। अब उन्होंने दो और मेटल प्लेट लगाई और उन्हें भी एक छोटी बैटरी से जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि अब कैथोड रे निगेटिव वाली प्लेट से दूर जा रही है। इसका मतलब कैथोड रे पर निगेटिव चार्ज है क्योंकि समान चार्ज एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। उन्होंने इस विस्थापन को मापा और पाया कि कैथोड रे असल में पार्टिकल से बना है जो एटम से भी बहुत छोटे हैं और उन पर निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि एटम, जिसे अभी तक सबसे छोटी इकाई माना जाता था, उसके अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अब थॉमसन ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज है पर पूरे एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। इस आधार पर उन्होंने बताया कि एटम एक तरबूज की तरह है जिसमें पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स तरबूज के बीज की तरह बिखरे रहते हैं। इसे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। अब आते हैं सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक अल्फा पार्टिकल्स का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका भार इलेक्ट्रॉन से लगभग 7200 गुना ज्यादा होता है। रदरफोर्ड ने बहुत अधिक गतिज ऊर्जा वाले अल्फा पार्टिकल्स को एक पतली सी सोने की परत से गुजारा। उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे परत से पार हो गए, कुछ अपने रास्ते से विस्थापित हो गए और कुछ तो वापस पीछे की दिशा में आ गए। रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज हर जगह है जैसे कि थॉमसन ने बताया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा भी संभव नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स, जिनका भार अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले इतना कम है, वो इतनी तेज गति से आते हुए अल्फा पार्टिकल्स को उनके रास्ते से विस्थापित कर देंगे। इन्हीं सब बातों को समझने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम के केंद्र में कुछ पॉजिटिव चार्ज चीज है जहाँ पर एटम का सारा भार केंद्रित है और बाकी सारा एटम लगभग खाली है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के इस केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस का नाम दिया गया। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि जो अल्फा पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस से दूर होते वो सीधे निकल जाते, जो थोड़े पास से गुजर रहे होते वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने रास्ते से दूर हट जाते और जो सीधे न्यूक्लियस से टकरा रहे थे वो वापस पीछे की दिशा में आ जाते। न्यूक्लियस को ध्यान में रखकर रदरफोर्ड ने एटम की संरचना के बारे में कहा कि एटम के केंद्र में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। इसे रदरफोर्ड मॉडल कहा गया। पर इस मॉडल में कुछ समस्याएं थीं। उस समय इस बात की जानकारी हो गई थी कि अगर कोई भी चार्ज एक्सीलरेट करता है तो अपनी कुछ ऊर्जा रेडिएशन के माध्यम से बाहर निकालता है। इस सिद्धांत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक का चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और वो नाभिक से मिल जाएगा। ऐसा होता रहा तो एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से जुड़ जाएंगे और एटम ही नहीं रहेगा। इस समस्या से बचने के लिए नील्स बोर ने सन 1913 में इस मॉडल में कुछ परिवर्तन किए। यहाँ पर नील्स बोर ने एटम की संरचना को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता ली। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगा सकते हैं। ये ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से एक खास दूरी पर ही हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इन विशेष ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी और वो न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरेगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन ऑर्बिट्स के बीच में कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एक फोटोन को लेकर या एक फोटोन को बाहर निकाल कर ही जा सकता है। एटम के इस मॉडल को बोर्स मॉडल कहते हैं।
अब बोर ने ये तो बताया कि ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होगी, पर ऐसा क्यों होगा ये बात वो समझा नहीं पाए। इसके अलावा बोर का एटम मॉडल कुछ और बातें समझाने में भी असफल रहा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो बोर के हिसाब से अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो एक विशेष ऊर्जा का फोटोन निकलता है। अब इस एटम पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया और देखा गया कि पहले वाले फोटोन के अलावा 2 फोटोन और भी निकले जिनकी ऊर्जा पहले वाले फोटोन के आसपास ही थी। इसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बोर द्वारा सुझाए गए ऑर्बिट के पास 2 और ऑर्बिट भी थे जहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में जा सकता था। इसका मतलब कि बोर के एटम के मॉडल में अभी भी कुछ कमी थी। जल्द ही सन 1918 में एक और खोज हुई। रदरफोर्ड ने पाया कि एटम का केंद्र, जिसे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस बोला था, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसे ही बाद में प्रोटॉन बोला गया। सन 1924 में वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने बताया कि हर एक पार्टिकल तरंग यानी वेव की तरह भी व्यवहार करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह व्यवहार करता है तो वो किसी एटम की ऑर्बिट में तभी रह सकता है जब उस ऑर्बिट की परिधि इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के पूर्णांक गुणज यानी इंटीजर मल्टीपल के बराबर हो। इसको ऐसे समझते हैं, यानी कि ऐसी अवस्था मान्य नहीं होगी। अब एर्विन श्रोडिंगर नाम के एक वैज्ञानिक ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो उनके लिए एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए जो उन वेव्स के व्यवहार को तीनों दिशाओं में समझने में सहायता करे। सन 1926 में उन्होंने ये इक्वेशन दी जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आज भी इसे क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन माना जाता है। इस इक्वेशन में साई इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को दर्शाता है। हालांकि श्रोडिंगर इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन की गणना की जा सकती है, पर यह इक्वेशन ये नहीं बताता कि वेव फंक्शन असल में क्या चीज है। इसे समझाया मैक्स बॉर्न नाम के एक वैज्ञानिक ने। उन्होंने कहा, वेव फंक्शन साई का कोई महत्व नहीं है, पर साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के किसी स्थान पर होने की संभावना बताता है। तो अब समझते हैं कि बोर द्वारा दिए गए एटम के मॉडल में क्या परिवर्तन आया। पहले तो ये कि बोर ने जिन ऑर्बिट की बात की थी वो 2 डायमेंशनल थे, मतलब कि एक प्लेन में। पर यहाँ श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव 2 नहीं बल्कि 3 डायमेंशन में है, किसी गोले के जैसे। साथ ही हम इलेक्ट्रॉन को गोल सा दिखने वाला पार्टिकल नहीं मान सकते, बल्कि इलेक्ट्रॉन को हमें एक वेव फंक्शन की तरह समझना होगा। अब साई स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन होने की सिर्फ संभावना बताता है, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन इस गोले में कहीं भी हो सकता है। साई स्क्वायर से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना कितनी है, जैसे यहाँ पर संभावना कम है और यहाँ पर ज्यादा। पर अगर पूरे गोले की बात करें तो इस बात की पूरी संभावना है कि इलेक्ट्रॉन इस गोले में ही है। इस गोले को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो जैसे बोर मॉडल में अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, वैसे ही हर ऑर्बिट के हिसाब से ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे पहले ऑर्बिट की जगह एक ऑर्बिटल जिसे एस ऑर्बिटल कहते हैं, दूसरे ऑर्बिट की जगह एक एस के साथ 3 पी ऑर्बिटल भी होते हैं, तीसरे ऑर्बिट की जगह एक एस, 3 पी और 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और भी ऑर्बिटल्स जुड़ते जाते हैं। सन 1932 में एक और खोज हुई। जेम्स चैडविक ने बताया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इतनी सारी खोज के साथ साथ कुछ और भी खोजें हुई जिन्होंने एटम की संरचना समझने में योगदान दिया। इन्हें संक्षेप में समझते हैं। सन 1925 में